सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हालिया कौमी सलामती के एलामिया को गुज़िश्ता कौमी सलामती के एलामिया की तौसीक करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया और ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, वो पसंद नापसंद के फैसले करते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ख़ास तौर पर उन दिनों जब इलेक्शन कमीशन के जिम्मे लगाया गया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दें। इमरान खान साहब क्या अब लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल देने जा रहे हैं? एक मरतबा तो उन्होंने कह दिया है कि उस दिन से डरा जाए जब लोगों का समंदर या सुनामी निकलेगा और ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो खान साहब पावर पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिटिक्स को कितना आगे लेकर जा सकते हैं? और ये जो इदारों के दरमियान और खान साहब के दरमियान ये टग ऑफ वॉर है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पुराना पाकिस्तान। हैशटैग पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब। आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा सदाकत अली अब्बासी साहब से होगा। अब्बासी साहब, एक एलामिया पहले आया था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक एलामिया कौमी सलामती कमेटी का अभी आया है, तो अब आप लोगों को भी बावर हो गई ये बात कि साजिश थी या मुदाखलत थी? अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया जी। क्लियर तो उसी वक्त ही हो गया था, यही इदारे थे और जो साजिश करने वाले थे सिर्फ उसमें वो नहीं थे, बाकी तो इन्हीं कौमी इदारों ने आज से कुछ दिन पहले डिसाइड कर दिया था कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई है और बाकी जो हक़ाइक़ जो है वो यही बता रहे हैं कि ये रजीम चेंज की पूरी साजिश थी। अब अगर ये समझें कि ये जो दोबारा से एलामिया आया है, पहली तो बात है इसने वही सारा कुछ रीअफर्म कर दिया, तौसीक कर दी कि जी वो मरासला भी था, उसमें धमकी भी थी, उसमें मुदाखलत भी थी, उसका डिमार्चे भी दिया गया, इसके अलावा वो उसमें अदम एतमाद का जिक्र भी था। तो ये तो जो आपने कल का काम किया तो यही है कि मुल्जिम को आप मुनसिफ की कुर्सी पे बिठा दें। अच्छा। और ये तवक्को करें कि वो सख्त से सख्त सजा देगा। उन्होंने तो जो कुछ उसमें से निकलना था निकालने की कोशिश की है, लेकिन एक लिहाज से बड़ा अच्छा हुआ कि वो सारा री इंडोर्स हो गया, उसकी तौसीक हो गई। अब मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है इस बात में कि ये सारा कुछ साजिश था और कोई हम ये भी नहीं चाहते तो किसी मुश्किल से दुचार किए जाए। बस फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम को नया मैंडेट लें और अवाम जिसको चाहें, अवाम बेहतर जज हैं कि ये साजिश हुई है कि नहीं हुई। तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए, जिसको भी लोग मुंतखब करें, जमहूरियत में जमहूरी असल स्टेक होल्डर होते हैं, असल मालिक होते हैं, तो उनकी तरफ जाने में मेरा ख्याल है कोई किसी भी इदारे को और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होना। नहीं, लेकिन अब्बासी साहब, अगर हालजी हालात के अंदर यही इलेक्शन कमीशन हो और आप मुतालबा कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, तो उस केस में क्या आप उसके नताइज को तस्लीम करेंगे? अब्बासी साहब देखिए, एक बात मेरी पहले रह गई, आप कह रहे हैं कि जी ये साजिश है कि नहीं है। आपको पता है 135 MNAs ने रिजाइन किया हुआ है इस बात पे कि ये साजिश हुई है। और अच्छा। वो जाहिर है वो लोग हैं और 135 हल्का इस वक्त जो है वो अपने MNA से महरूम है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए और उसके लिए वो तरीका कार तय हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के भी हालात जो है वो हमने पूरे इलेक्शन कमीशन पे एतराज नहीं है, सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके रवैये पे
हमें उनके जानबदारी पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा, उसका भी कोई पहले नहीं थे? निकल आएगा। अगर ये ना होता वो कभी भी अपनी आईनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी ना करते। 3 महीने में इलेक्शन कराने के वो पाबंद है, वो 7-7 महीनों का टाइम ना देते। ये इटसेल्फ ये जो है ये सिचुएशन, क्योंकि हमें किसी और को सूट करती थी, नून लीग को, इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, वरना हम तो तैयार थे कि जो भी अदालतें फैसला करेंगी हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। तो बहरहाल इसका भी हल कर लिया जाएगा। अगर कोई कंसेंसस होता है तो इसका भी रास्ता निकल सकता है। इसका रास्ता निकल सकता है। साथ रहिएगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आप लोगों की मुत्तहदा गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है पहले मुत्तहदा अपोजिशन हुआ करती थी, आपकी सीनियर लीडरशिप भी इस वक्त लंदन में मौजूद है, तो बाहर तासुर ये कायम किया जा रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि एक गैर फितरी इत्तेहाद है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, ये कंपनी चल जाएगी नहीं चलेगी? सर देखें, खुश फहमियों का या गलत फहमियों का तो कोई इलाज नहीं होती है माशाल्लाह। अगर एक सिलेक्टेड आके 4 साल कर सकते हैं बैठ के, और फिर जाती मर्तबा इस अनग्रेटफुल तरीके से जाते हैं कि फिर भी रट यही लगी हुई है मैं ना मानूं वाली, और वाज़े तौर पर एक जगह नहीं 2 जगह पर सिक्योरिटी जो है हमारे जो कमीशन है उसने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है, देयर हैज बीन नो प्रूफ ऑफ कंस्पिरेसी। और जहाँ तक ताल्लुक है ये जो डिमाश का है, ये तो एक आप प्रोटेस्ट एक दफा नहीं हजारों दफा सैकड़ों दफा पाकिस्तान भी कर चुका है। इस किस्म की जो है अगर कोई भी सफारती हमें केबल आती है और उसमें ये बताया जाता है कि किसी ऐसे अमल पर जो है उस मुल्क का जो है तर्ज तरीका है, तो फिर उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। सवाल ये है कि वाज़े तौर पर मुस्तरद किया गया है कि कोई साजिश नहीं हुई है, और खुदा का खौफ करें ये जान। लेकिन खोसा साहब, पुराना जो एलामिया था उसको एंडोर्स भी किया गया है, उसमें इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, एक लैंग्वेज जो थी उसके ऊपर ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया गया था। उस हद तक तो ये बात ठीक है, जो कल को आपकी लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप मान नहीं रही थी कि ऐसा कोई खत मरासला या ऐसी कोई लीड है, तो फिर उसके ऊपर तो एक है ना, शुभ की तो हुई ना एक मुत्तहदा गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी। बाबा, एक मरासला आप हवा में घुमा के करते हो, हमसे क्या तवक्को करते हो कि हमें वो पता है कंटेंट का या दिखाया गया है? क्योंकि ये तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की, और उसमें एक और लफ्ज भी था, ब्लैटेंट का लफ्ज भी था, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस। तो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो आपकी किसी बात पर अगर कोई वहाँ का शख्स, क्या वो ओबामा का जो है तहरीर थी, क्या वो डिफेंस मिनिस्टर की तहरीर थी सेक्रेटरी की, या वो किसी फॉरेन सेक्रेटरी की तहरीर थी? आपके अपने एम्बेसडर का एक मरासला था जिसमें जाहिर है उनका काम ही ये होता है कि वहाँ की नब्ज को वो महसूस करें, और जो भी पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में या पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के फेल के बारे में कोई वहाँ कोई किसी का तासुर है तो वो जो है केबल भेजा करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री भेजा करती है। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि ये इसको मुंसलिक कर दें आप कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो है उनकी तवज्जो से हुई है। यानी तहरीक अदम एतमाद हमने 3 साल पहले इसका जो है एक वन ऑफ आर हमारे लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च इस्तीफे थे और इस्तीफों के साथ तहरीक जो है अदम एतमाद थी। हमारा था स्पीकर के खिलाफ करेंगे, साथ ही हमने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करना था। ये तो हमारा 3 साल से जो है ये इस पर हम काम कर रही थी। ऑपोजिशन PDM बनी, फिर PDM अलहदा हो गई, फिर PDM दोबारा इकट्ठा हुई या हम अलहदा उनके साथ PDM के साथ हम नवा हुए। हमने लॉन्ग मार्च की और लॉन्ग मार्च कोई 7 मार्च से नहीं, 7 मार्च से बहुत पहले की हमने लॉन्ग मार्च। 8 मार्च को तो हमने आके आदम उसका इख्तिताम किया और साथ ही जो है लेकिन खोसा साहब अब तो आप लोग गवर्नमेंट में हैं और आप लोगों की लड़ाई सदारत के ऊपर और गवर्नर पंजाब के ऊपर है। कायरा साहब कह रहे हैं कि मुझे गवर्नरशिप मिलनी चाहिए, उधर से मखदूम अहमद महमूद साहब उम्मीदवार है। ये लड़ाइयां तो नहीं खत्म होने लगी ना सर? लड़ाइयाँ नहीं है भाई साहब, ये सारा तय हमारे दरमियान जो भी है ऑपोजिशन की, ये खातिर जमा रखें इनके, वो हम अब ना ये आ सकते हैं ना अवाम इनको आने देगी। ये अपनी कोताहियों की, अपनी नाअहली को, अपनी करप्शन को
और अपना जो इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से मफलूकुल हाल बना दिया, अवाम को जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया, अवाम की गैरत और हमीयत जो है IMF के ताबे कर दी, स्टेट बैंक IMF के ताबे कर दिया, ये उस चीज से सारी आप जो है इनको मुबर्रा कर दे के एक चीज पर आप आ गए। देखिए अदम एतमाद का जो तहरीक थी उसको भी इन्होंने किसी ग्रेसफुल तरीके से फेस नहीं किया। आज भी जो यहाँ चीफ मिनिस्टर का हल्फ देने आ रहे हैं, आज भी हाई कोर्ट के हुक्म के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर चेयरमैन सेनेट का जो है उसको ऑथराइज किया है, वो आकर 4 बजे यहाँ हल्फ दे रहे हैं। इनको तो ये तौफीक नहीं है, जाके ये अस्पताल में गवर्नर इनका जाके अस्पताल में दाखिल हो गया, और पहले जो है 2 मरतबा सदर साहब बीमार पड़ गए और इन्होंने हल्फ देना। मैं इसके ऊपर आपका डिटेल्ड कमेंट बाद में चाहूंगा कि गवर्नर के क्या इख्तियारात हैं। मैं दानियाल चौधरी साहब काफ़ी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये साजिश वाली बात तो यकीनी तौर पर क्लियर हो गई कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लेकिन वो पुराने मरासले की तौसीक तो बहरहाल है, इसको तो आप लोग एडमिट करेंगे, और अदम एतमाद की जो बात उस मरासले के अंदर थी वो तो अपनी जगह मौजूद है। चौधरी साहब देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि पैमरा की तरफ से कल जिस टीवी टेलीविज़न ने गलत खबर एयर की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, उनको शोकाज नोटिस किया और उनको बताया गया कि सुमो मोटो एक्शन केस नंबर 28 2018 ड्यूली कमीशन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, आप तमाम चैनल्स थे उसके रेगुलेशन के अंदर, उसके कायदे उसके अंदर आते हैं, और आप एज एन एंकर भी कि जो अभी सदाकत अब्बासी साहब, क्योंकि उस चैनल में भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई कि उसमें जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि उसमें कहा गया कि साजिश के आंसर मिले, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे दूसरे चैनल में जिनको शोकाज नोटिस गया। फिर उन्होंने अभी कहा, सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि भाई कि हमने जो स्टांस था कि बैरूनी साजिश गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, गवर्नमेंट को टॉपल इन हाउस चेंज करने के लिए की गई, उसके भी शवाहिद, और वो जो लेटर है बड़ा क्लियर कहता है ये भी ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ना हुई। और आई एम श्योर अगर पैमरा वाले देख रहे हैं तो दे नीड टू सर्व अ नोटिस, क्योंकि ये भी फिर उन्होंने वही दोबारा 2 बातें और 3 बातें रिपीट की जो उन्होंने गलत की, कि उसमें बयानिए में बड़ा क्लियर था कि कोई देखें इसमें सिर्फ दो रुख है, या वाइट है या ब्लैक है, ग्रे एरिया कोई नहीं है सर। या साजिश हुई गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए या नहीं हुई, उसमें बड़ा क्लियर लिखा आ गया, पढ़ लिया जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि उसमें देयर वाज नो इन्फ्लुएंस, देयर वाज नो क्या नाम है, कोई साजिश का आंसर नहीं मिला गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। पहली चीज बड़ा क्लियर उसमें आ गया, उसमें कोई ग्रे वाइट ब्लूज नहीं है जो बातें कर रहे हैं, और दूसरी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये शीरी मजारी की स्टेटमेंट की लाइन टो कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई कराती है, जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर तफरीक कर रहे हैं, और जो आज भी यही बयानियाँ टो कर रहे हैं कि जो शीरी मजारी की स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट दिए 4 दिन पहले इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, वो ठीक है। ये स्टेजों पे चढ़ के अपने इनर हाउस में, मैं आपको क्या इनकी कन्वर्सेशंस बताऊं कि ये आज देखें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ये है, ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे, अमेरिका की बात करते थे, बरतानिया की बात करते थे कि इंग्लैंड में ये होता है, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर आपके रिजाइन दे के चलते हैं। गवर्नर घसीटियाँ मार रहा है, वो भी तक ही इज नॉट विलिंग टू रिजाइन, प्रेसिडेंट को उठाने के लिए बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जब भी वो जो अमेरिका में हुआ था कि गार्ड्स आ गए थे और फिर उनको निकाला गया था, तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर दैट। इनका हाई मॉरल ग्राउंड आज किधर गया है, इनके हाई मॉरल स्टांसेस किधर गए हैं, ये रोज खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। टेलीविजन में इन्होंने कोई इदारा ऐसा छोड़ा नहीं है जिसके बीच में इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ ना किया हो और उसको तफरीक करने की, पाकिस्तान की आवाम में इन्होंने तफरीक डालने की कोशिश की, उनको तोड़ दिया। आपने रिलीजियस सेक्ट, आपने जुडिशरी में लोगों को उठा के आपने उनको उनके ऊपर केसेस बनाए। आज आप कहते हैं कि हमने गलत बनाए या हम नहीं बनाए। आपने आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट जो आपने 4 दिन से स्टेटमेंट्स देने हैं, जो आप पैसे दे के ट्रेंड्स चला रहे हैं उनके खिलाफ, वो उसका क्या लोगों को पता नहीं है या हमें पता नहीं है? और जो आप निजी महफिलों में, मार्केटों में और कुसार मार्केट में बैठ के आपके लोग जो बातें करते हैं, दानियाल भाई आपकी इजाजत से मैं एक सवाल और एक चीज आपके सामने रखूंगा, आपकी पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अभी आपने एक बात कही थी कि एक निजी चैनल को शोकॉज, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, शोकॉज हुआ। देखें, वो उनकी खबर और उनके जराए के ऊपर उनको हुआ है, और जो सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं वो एक गवर्नमेंट करके गए हैं, वो अपना नैरेटिव टो कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप यकीनन उन्हें झूठा अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर शोकॉज बनता नहीं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है, कोई भी उससे डिसएग्री कर सकता है।
चलें ठीक है, अगर लीगली अगर इफ इट्स फाइन तो इट्स फाइन, लेकिन आई थिंक कि एज एन एंकर मीडिएटर अगर वो गलत स्टेटमेंट देखें ना, हम हमारे ये हमारी अफवाज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट जब देते हैं तो ये किसके ऊपर दे रहे हैं? ये उन्हीं के ऊपर दे रहे हैं। स्टेटमेंट किसकी रिलीज हुई थी? पहले भी झूठी स्टेटमेंट किसने इन्होंने कहा कि देखिए ये अपने मतलब के लिए ये अपनी स्टेटमेंट्स ट्विस्ट करते हैं, अपने मतलब के लिए ये बॉल स्पिनिंग करते हैं, अपना फवायद जो निकले वो 4 लाइनें छोड़ के झूठी बातें लोग करते हैं। दर हकीकत में पाकिस्तान को तो गुमराह इसलिए किया। आज लोग उनसे पूछे ना 4 साल वो यूनिवर्सिटियां जो आपने बनानी थी वो किधर गई? जो गवर्नर हाउसेस बनाने थे आपने, वो गवर्नर हाउसेस में कॉलेजेस बनाने थे वो किधर गए? प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिरा के आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी किधर गई? वो 8,000 अरब रुपया जो आपने लेके आना था वो किधर है? ये हर चीज को सर ये ट्विस्ट करके ये औरों के ऊपर डालते हैं। ये आप और हमारे कंधों पर डालेंगे, ये औरों के ऊपर डालेंगे अपना बोझ, क्योंकि अपना वजन खुद उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बगैर देखिए वो 300 इकोनॉमिस्ट आज भी ढूंढ रही है वो हुकूमत। वो 300 इकोनॉमिस्ट कितने जो इमरान खान की फ्यूचर जो ड्रीम थी उसको एग्जीक्यूट करना था, वो जो महंगाई खत्म करनी थी, जो 20-20 हजार 2-2 लाख टन आटा स्मगल होता रहा, चीनी की कीमत बढ़ती गई और इसके पता चला कि चीनी माफिया चीनी स्मगल करती रही। आप बताएं कि वो सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने चीजें कंट्रोल करनी थी आज भी वो किधर हैं? आज एक झूठे नारे के ऊपर, एक झूठी उसके ऊपर ये अपनी पूरी कैंपेन करते हैं और इसमें मलाइन किसको कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को कहते हैं कि अगर आपसे गलती हो गई तो आप उसको सुधार दें। आर्मी वालों कहते हैं अगर आपसे गलती होगी तो आप उसको सुधार दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आप ये जवाब ठीक नहीं देंगे तो आप उसको सुधार दें। 7 साल हो गए फॉरेन फंडिंग केस में ये खुद स्टे ऑर्डर के पीछे बैठे हुए हैं। लोगों को नहीं पता कि आप 7 साल से आप किसकी फंडिंग है जिसको आप छुपा रहे हैं? आपस की बात है चौधरी साहब, फंडिंग है जो आपस की बात है आपके पास, ये तो फिर भी 100 अकाउंट्स है। ये तो आज तक ये दानियाल चौधरी साहब ये तो फिर भी ये कह रहे हैं ना कि जिसकी गलती हो गई है वो इसको सुधार ले, लेकिन नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बाकायदा नाम लेते थे कि आपने मुझे निकाला है। वो आपको और हमें पता है किसका नाम लेते थे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फरीद पराचा साहब से एक कमेंट ले लूं, हमारे पास बड़ा डिटेल टाइम है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सब पीछे रह गई, वो सब पीछे रह गई। ये पाकिस्तान, ये जितनी भी आज बातें डिबेट है, दिस इज फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ये 4 साल जहां इस मुल्क को छोड़ गए, 4 साल में जो इस मुल्क के साथ कर दिया, हमारे सब गिले सब चीजें धुल गई, खत्म यार। दिस इज फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस नेशन। मैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब को शामिल करता हूं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब तबाह कर दी, आपकी फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, और बस पीक पे चलेगी। आज पाकिस्तान की खातिर तमाम अपोजिशन इकट्ठी है, अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के, अपने नारे स्लोगन्स गली मोहल्ले में हमारी लड़ाइयां उन सबको साइड पे रख के पाकिस्तान दानियाल साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। खातिर इस मुल्क की खातिर हम सारे एक पेज पे we have to take Pakistan a steps ahead. We have plenty of time और हम डिटेल में इस पे बात करते हैं। मैं फरीद पराचा साहब, फरीद साहब सिराजुल हक साहब की मुलाकात और फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी खान साहब से, आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए साजिश या मुदाखलत के मामले के ऊपर? 2 दफ़ा एलामिया आ चुका है इसके ऊपर ऑलरेडी। डॉक्टर फरीद पराचा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यानी मामलात में जो असल बहरान है वो ये है कि एतमाद ही ख़त्म हो गया है। यानी एक इस तरह की सूरत हाल बना दी गई है कि ना किसी इदारे का एतमाद कायम होने दिया जा रहा है, ना अदालत का एतमाद कायम होने दिया जा रहा है, ना पार्लियामेंट का होने दिया जा रहा है। तो बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। खास तौर पर एक ऐसा पहलू कि जिसमें ये बात हम कह रहे हैं कि एक आलमी ताकत ने हमारी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की और उसको उससे निकाल दिया, हालांकि वो आइन के एक हक के तहत निकले हैं, अदम एतमाद के, लेकिन उसको एक साजिश कहा गया। तो अब इस सारे मामले में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। देखें ना कि अब भी जब ये बात हो रही है कि एक दूसरी दफा भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया गया और उसमें वादे किया गया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, लेकिन मुदाखलत के लफ्ज और साजिश को इस तरह मिक्स किया जा रहा है कि जैसे मुदाखलत का लफ्ज आया है और उसका मतलब ये है कि वो सारे बयान ठीक हैं कि जिसमें मेरी हुकूमत के लिए जो है वो एक अमेरिका की साजिश बन गई और फलां। तो हम ये समझते हैं कि इस पे जुडिशल कमीशन जो सिराजुल हक साहब ने मुतालबा किया है वो बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, सामने आनी चाहिए बात है। लेकिन हुजूर वाला डॉक्टर फरीद पराचा साहब, अगर जुडिशल कमीशन भी बन जाता है, आपको लगता है कि अगर नतायज मनफी आए और हक में ना आए खान साहब के तो तस्लीम किए जाएंगे? देखिए ना, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। मैंने तो यही बात कही है कि हर एक चीज को बेवकत और बेवकार किया जा रहा है।
तो गोया के एक ऐसा गिरोह भी पैदा हो रहा है कि जिसकी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है और एक सिर्फ जबान खुली हुई है। और उसके बाद उन्होंने इस बात का रखा है कि जो हमारे लीडर कह रहे हैं, अब इसके बारे में कोई दलील आ जाए, इसके बारे में कोई शवाहिद आ जाए, इसके बारे में कोई रिपोर्ट आ जाए, किसी चीज को नहीं तस्लीम किया जाएगा, किसी चीज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरीद राजा साहब, इंतहाई मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बसाएंगे तो यही पैनलिस्ट हैं, इन्हीं से मुझे पूछना है कि इंस्टीट्यूशंस का एक लेवल होता है, उनका एक एतमाद होता है कौम के ऊपर, कौम का एतमाद होता है उनके ऊपर, और अगर यही वाली सिचुएशन बरकरार रही तो कितने दिन एज ए स्टेट हम इस तरह से चल सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किए हुए हैं। अब्बासी साहब, आपने दानियाल चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी ली होगी। आपका तो सारा बयानिया लाए ही इसके ऊपर करता था, साजिश के लफ्ज़ के ऊपर। जब इस लफ्ज़ को ही नल एंड वाइड करार दे दिया गया है तो बाकी पीछे तो कुछ बचा नहीं है। बात तो उनकी भी दुरुस्त है कि 2 अदद बयानिए, 2 अदद एलामिए, और आप अभी तक डटे हुए हैं उसके ऊपर। वाई सर? जमील साहब वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं और अफेयर्स को जानते हैं। आप मुझे ये बता दें कि एक बैरून मुल्क से ख़त आता है, वो ख़त मरासला तस्लीम हो जाता है। वो दोबारा से मैं बोलता हूँ कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बात करता है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कामयाब करने पे बात करता है और नाकाम होने पे धमकी देता है, और कामयाब होने पे सब माफ़ी करने की बात करता है। और एक हुकूमत खड़ी है जिसके पास सबसे ज़्यादा MNAs है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा MPAs है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा उसके पास सेनेटर्स हैं, और सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम में भी सबसे बड़े जलसे उसके हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कोई ट्रेंड बनाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? वो तो कहते हैं झूठा ट्रेंड है आपका, पैसे भर। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको उसको छोड़ के एकदम से हफ्तों में सारा कुछ सब कुछ बदल जाता है, तो क्या आपको लगता नहीं है आपके अपने तजर्बे से कि कुछ बड़ी गेम हुई है? अब इससे हद तक मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। इस गेम में एकदम से हमारे एलाइज भी बदल गए, हमारे अपने लोग भी बिक गए। पंजाब में और मरकज में 45-47 लोग पार्टी छोड़ गए, और अकलियत जो है वो उसको अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश की गई, और जो जान के उचक्के, चोर, मुल्जिम, सजा याफ्ता और बहुत सारे जमानतों पे लोगों को पकड़ के तोड़ जोड़ के एक भानुमती का कुंभा इकट्ठा किया। लगता है कि भानुमती का कुंभा है, लेकिन अगेन कुछ आप लोगों के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जुडिशल कमीशन अगर बना भी दिया जाए आपकी ख्वाहिश और मुतालबे के ऊपर, तो क्या आपको उसके नताइज कबूल होंगे इन केस अगर हक में फैसला ना भी आए? देखिए ना, एक लॉजिकल बात है कि जिन लोगों पे इल्जाम है कि उन्होंने साजिश करके हुकूमत ली है, अगर आप उन्हीं लोगों के नीचे कोई कमेटी बना के फैसला करते हैं तो कौन जी शऊर आदमी इसको मानेगा? किसको मानना चाहिए? कोई भी नहीं मानता होता। जबकि जुडिशरी जो है वो ऐसा न्यूट्रल फोरम है जिसको सब तस्लीम करते हैं। हमने पहले दिन से कभी हमारी क़ियादत ने कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं की। हमारी डिमांड बड़ी जेन्युइन है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, और जुडिशल कमीशन बना के इस तमाम इनके किरदारों को जो है वो उसको बिल्कुल एक्सपोज करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी की कॉलोनी नहीं है। पाकिस्तान 22 करोड़ कलमा हक का अदा करने वाले लोगों का मुल्क है, और इस मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी। अगर आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात ना होती तो शायद हमने बहुत ज्यादा हमें कुर्बानियां देना ना पड़ती, बहुत ज्यादा जाने ना जाती, हमें हिजरत ना करना पड़ती। हम गुलाम ठीक थे। ठीक है, ये कौम आपका कमेंट है सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। किसी भी मालो मनफियत पे खुददारी को तरजीह देती है। लिहाजा इन अवाम के जज्बात, उनके नजरियात, उनकी सोच और अफकार के मुखालिफ कोई अगर बैनुल अक़वामी ताकत अपने यहाँ पे
कठपुतलियां स्टूजेस यहाँ पे अगर इंस्टॉल करती है, इसको ना हम मानने के लिए तैयार हैं, ना हमें पाकिस्तान मानने के लिए तैयार हैं। हाँ। जब से इमरान खान गए, राइट, हमारी कुछ ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, ठीक है, मैं जरा अब लतीफ की तरफ जाता हूँ। मान साहब मुझे उनको रोकना पड़ा, वो पूरी तफसीली डिटेल में चले गया कि मुल्क कैसे बना था, कैसे नहीं बना था, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लतीफ खोसा साहब, आप खुद गवर्नर रहे हैं और पंजाब जैसे सूबे के गवर्नर रहे हैं, ये गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो कभी कहते हैं कि यार मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ, कभी कहते हैं मैं कुछ हूँ, मैंने तो वज़ीर आला का नहीं लेना हलफ, तो ये क्या है, क्या सीन है सर, क्यों हो रहा है ये? क्या कहें, इन्होंने पीटीआई ने इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया है। आप यकीन करें गवर्नर को कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। कम से कम थोड़ी सी ग्रेस दिखा दें भाई। ये जब गवर्नर बनते हो तो फिर आप नॉन पार्टिजन होकर 12 करोड़ के सूबे के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, सरबराह हो, आईनी सरबराह हो। फिर आप आइन के ताबे, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसमें से मेखे निकालते रहें। और फिर जब आपका ये भेजी गई है तो आप हल्फ देने से 21 दिन हो गए हैं कि पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, और ये हल्फ देने से गुरेजा है। और ये आज फिर जाके जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है तो आज ये हॉस्पिटल सर्विसेज अस्पताल में जाके ये दाखिल हो गए हैं मौसूफ। और फिर सदर साहब को आज जो है चेयरमैन सेनेट को डेजिग्नेट करना पड़ा, क्योंकि उसमें लफ्ज है कि गवर्नर हल्फ देगा, गवर्नर अगर किसी वजह से नहीं दस्तयाब मुयसर तो फिर स्पीकर होगा, अगर स्पीकर मुयसर नहीं है तो सदर पाकिस्तान। लेकिन खोसा साहब ये प्रोसीजर तो बड़ा वेल डिफाइंड है और आप इसके ऊपर ग्रिप भी रखते हैं। एक और नजर से भी आप बताइएगा, क्योंकि आप गवर्नर रह चुके हैं, ये जो कार्रवाई डिप्टी स्पीकर ने कोने में खड़े होकर की और काउंट करवाया, was that constitutional enough कि उसके ऊपर एतमाद किया जाए? और जो चौधरी परवेज इलाही साहब कर रहे थे या दिखा रहे थे कि उनका बाजू टूटा है, वो आपको लगता है कि was that real? मुझे बताएं, ये इन्होंने ये रेप्लिका जो है हमने कौमी असेंबली में भी देखा कि रात के 12 बजे तक जिस तरह से ये जो है उसको डिले करते रहे, जिस तरह से ये इंतवा में मौखर करते रहे, और जो इन्होंने मजाक किया आइन का, वहां से हमने देखा। फिर यहाँ सूबाई असेंबली, आप तो कह रहे हैं कि बैल्कनी में खड़े होकर, ये तो ग्राउंड में खड़े होकर भी स्पीकर करवा सकता है। इन्होंने तो के बंद कर, इन्होंने सूबाई असेंबली को बार्ब्ड वायर लगाकर इन्होंने लॉक कर दिया था, टोटल लॉक कर दिया था इन्होंने। वो तो कोर्ट में आकर जो है डिप्टी स्पीकर ने अपना दफ्तर खुलवाया अदालत के जरिए से। यानी इनकी हठधर्मी की इंतहा है। इन्होंने वो रवायात पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं जिसका हमारी नस्लें जो है उन पर असरअंदाज होगा इनका वसीरा और इनका तरीकाकार। आप देखें, अभी जस्ट आज 4 बजे ही हल्फ हो जाएगा। अब एडवोकेट जनरल को यानी लॉ मिनिस्ट्री से लिखना पड़ा कि भाई साहब आप सूबाई हुकूमत के स्पोक्समैन होते हैं, उनके अहकाम पर चलना होता है, आप गवर्नर के नुमाइंदे नहीं हो के आप गवर्नर की जाती नुमाइंदे बन के करो। आज उस पर भी कदगन लगाया यहाँ की। वेरी एप्ट सर, बड़ा जबरदस्त कमेंट, बहुत जबरदस्त कमेंट। आपकी इजाजत से सर बना दिया की गैरत और अहमियत की बात कर रहे हैं। उस वक्त कहाँ थी जब डोनाल्ड ट्रंप को ये दे आए थे कि कश्मीर का सालसी आपने करनी है? उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ गई थी जब इंडिया ने 270 को डिलीट करके कश्मीर को जम कर लिया? उस वक्त इन्होंने जो है पाकिस्तान का जब सौदा किया, जब इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा IMF के पास, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत किधर थी? वेरी वैलिड पॉइंट सर। आपकी इजाज़त से मैं दानियाल चौधरी साहब की तरफ जा रहा हूँ। चौधरी साहब, जो अल्फाज इस्तेमाल किए मोहन इलाही साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक जलसे के अंदर, वो आपको तो पता चल गया होगा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा। ये किस तरह की लैंग्वेज है सर? मुझे तो समझ नहीं आती है
कैसे पहले तो बताऊं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी परवेज इलाही साहब से और इनकी फैमिली से इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट करना। वो बड़े कदावर लोग हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि एक अच्छे सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान का रोल प्ले करेंगे। वो ये इलेक्शंस भी कराएंगे, उस चीज़ों को, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली होते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके अपने ऊपर बड़ी उन्होंने ये सख्त टाइम गुजारे हैं और चीज़ें की हैं। तो ये जो उनकी हरकत रही हैं, जो उनकी बातें रही हैं, जो उनका तरीक़ाकार रहा है, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा इनके लिए शायद वाउच करते थे या कहते थे कि भाई कि इनकी सियासत, इन्होंने अपनी सियासत को पंजाब में खुद ख़त्म कर दिया इस चीज़ से। देखिए यंग लड़कों को अपने बंदे बुला के असेंबली में जो इन्होंने हरकतें की, जो लोगों को अंदर, आपको उनके गार्ड्स और उनको नज़र आ रहे थे किस तरह बाहर से बुला के उनको लड़ाई के लिए बुला रहे थे, ये बड़ा कदावर। और फिर उसके बाद यंग लड़कों से धक्के खाए और वो खाए। ये इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा कद वाला बंदा, जिनकी भी है लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट फैमिली, क्योंकि वो हमेशा चलते रहे, जमहूरियत के साथ रहे हैं, खड़े रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रही कि जो उनकी ये चीज़ें नहीं है, उन्होंने अपना कद छोटा किया है। और मोहम्मद इलाही साहब को ऐसी स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करनी चाहिए। तमाम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप फॉरेन फंडिंग के ऊपर पीछे आपके ऊपर भाग रहे हैं। पेशावर मेट्रो का आप जवाब दें, जो 20 अरब रुपए में बननी थी, आज 100 अरब क्रॉस कर गई है। तो आप इन सारी चीजों का जवाब दें। आपने लोगों को डिलीवरेंस के ऊपर क्या काम किया? 4 साल में किया क्या गरीब बंदे के लिए भाई? 500 रुपए का तोड़ा जो था वो आपने आटे का, वो आप 1400 रुपए पे ले गए हैं। चीनी जो 50-60 रुपए पर केजी थी, वो आप 120 से 130 रुपए पे लेके चले गए हैं। महंगाई की पाकिस्तान की शरह में 21% फूड इन्फ्लेशन हो गई, गरीब बंदे की चीखें निकल गई। और आप आज भी एक झूठा वादा, एक झूठी उम्मीद, एक झूठी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ना शेख मोहम्मद राइट्स इन हिज बुक दैट एवरी मॉर्निंग देयर इज अ गैज़ल, एक हिरन, इट वेक्स अप and it runs so fast कि अगर मैं if it does not run it will be eaten by a lion and every same morning a lion wakes up so early कि वो lion इसलिए उठता है कि अगर वो उठ के जल्दी नहीं भागेगा तो उस हिरन को नहीं पकड़ सकेगा और वो भूख से starvation से मर जाएगा। The motto is that अगर आप या हिरन है या शेर है, अगर आप सुबह उठ के अपनी चीजें, अपने मामलात ठीक नहीं करेंगे तो you will be, आप एक नेशनल प्रोसेस में खत्म हो जाएंगे। यार जो 12 बजे मीटिंगें करते थे, 12 बजे तो हमें पता चला 11:30 बजे 12 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स कंडक्ट होती थी। वो इस मुल्क को क्या आगे चलाएंगे यार? वो इस मुल्क की तकदीर क्या आगे लेके जाएंगे? जो दुनिया से उठते साथ ही आप दुनिया से 5 घंटे पीछे, 4 घंटे पीछे रह गए वर्किंग आवर्स में। तो मुझे बताएं, आप एनके लगा के मीटिंगों में बैठने 1-1 बजे बैठते हो तो आप मुल्क को क्या चलाओगे? आज भी इनके पास किसी चीज का सर जवाब नहीं है, किसी चीज का बयानिया नहीं है। कंटेनर, मुल्क को आग लगाओ, जलाओ, पार्लियामेंट को बंद करो, इसके बाद देयर इज नो, अपार्ट फ्रॉम स्लोगन देयर इज नथिंग एंड देयर विल बी नथिंग with them. राइट सर। मैं फरीद पराचा साहब, अगर आप लोगों को दावत दी जाती है लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल के अंदर के आप साथ दें पीटीआई का, तो आप कोलैबोरेशन करेंगे पीटीआई के साथ? डॉक्टर साहब देखिए फारूकी साहब, हम तो पहले ही अपने धरने भी जारी रखे हुए हैं, अपोजिशन भी कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ भी बोल रहे हैं, करप्शन के खिलाफ भी कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज तो हमारी रही है। हमने गो अमेरिका गो तहरीक चलाई है, हमने असेंबलियों से इस्तीफे दिए हैं ड्रोन हमलों पे। तो हमारे यहाँ तो हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें कॉल दे और हम उसकी कॉल पर उसके किसी एहतजाज में शामिल हो। हम अपना एहतजाज हमने खुद जारी रखा है। पहले अपोजिशन के साथ भी हमने सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक जहाँ कोई मामला होता था तो वहाँ हमारे लोग सबसे बढ़कर अपोजिशन वही करते रहे हैं। यानी सेनेट में भी हमारा एक आदमी है तो सबसे मजबूत और तवाना आवाज उसकी है। स्टेट बैंक के मामले पे, इसी तरह और काले कवानीन पे तो लोग खामोश रहे, बाकी पार्टियां, सिर्फ हमारे लोग जो है वो बोलते रहे। अब भी ये सूद के खिलाफ अभी वफाकी शरई अदालत 28 अप्रैल को फैसला दे रही है। अब इस हुकूमत का भी इम्तिहान आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये किस कौम को रिस्क हराम खिलाने पर
बज़िद है और अल्लाह और रसूल की तरफ से जो ऐलान जंग है उस ऐलान जंग में जंग के ऊपर ये आमादा है, या ये सूद के खिलाफ फैसले की पजीराई करते हैं, वेलकम करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे तो इसका भी इम्तिहान हो जाएगा। तो हमारी तरफ से तो जहां भी कोई गलत काम करेगा वो मौजूदा हुकूमत है या साबका है या उससे भी साबका थे। आप साथ देंगे नहीं देंगे सर? साथ देंगे नहीं देंगे धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल में? जी, इन केस ऑफ धरना या लॉन्ग मार्च आप साथ देंगे साबका नहीं, हुकूमत? मैंने तो जवाब दे दिया है ना जी। अच्छा, चले किसी चीज के अंदर शरीक होने का हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं है। ओके, ऑलराइट। सदाकत अब्बासी साहब, फॉरेन फंडिंग केस, इसकी तलवार पीटीआई के ऊपर लटक और बड़ी सीरियसली लटक रही है। 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन फैसला देने का पाबंद है। आपको लगता है कि ये आप लोगों के खिलाफ अगर आता है तो ये भी फिर उसी तरह से जिस तरह आपने एक मुबैना बयानिया बनाया हुआ है कॉन्स्पिरेसी का, उसी साजिश का शख्साना हो सकता है? अब्बासी साहब देखिए, मेरा ख्याल है वक्त से पहले मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा एक सवाल है, हमें इलेक्शन कमीशन कोई हमारी तरफ उसकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा लग रही हैं। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस हैं, तीनों की स्क्रूटनी कमेटीज बनी हुई हैं। बाकियों का केस वो अपनी मर्जी से चल रहा है, हमारा केस वो जो है वो 30 दिनों में खत्म करना चाहते हैं। उनके जो कोई अंदाज हैं वो कुछ ठीक भी नहीं लग रहे। तो हम तो यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी इसकी ये ऑर्गेनाइज फंडिंग इसके लिए आती है। हम किसी इंटरेस्ट ग्रुप से और किन्हीं लैंड माफिया से पैसे नहीं लेते। तो ये हमने 40 लोगों का डाटा भी दिया। तो हमारा सिर्फ इल्तिजा इतनी है कि इतनी तेजी ना दिखाएं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि इसी पैराए पे तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को गुजारें। हमें कोई इतराज नहीं है, जो भी तरीकाकार है वो सबका लिए इकट्ठा होना चाहिए। बाकी जहां तक पीटीआई है, पीटीआई तो कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लग सकता और पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी पे खुर्द बुर्द का इल्जाम लग ही नहीं सकता। लिहाजा जब आप इसको किसी बैलेंस तरीके से परखेंगे आपको अच्छा लग गया कि बड़ी एक डिसिप्लिन जमात है, ऑर्गेनाइज जमात है और पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने वाली। राइट, सरदार खोसा साहब, सर हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि कंपनी चल जाए। ये सदर की पोजीशन के लिए मौलाना साहब ज्यादा मौजू हैं या आसिफ अली जरदारी साहब ज्यादा मौजू है? तो सेरेमोनियल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फिर भी आपका तजुर्बा क्या कहता है सर? देखें, बात मेरे तो की नहीं है। हमारी जितनी इस वक्त ऑपोजिशन की जमातें हैं ये इनके सरबराहान मुश्तरका तौर पर जो है ये फैसला करते हैं। हमारी अपनी जो पार्टी है, मैं खुद उसका जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे दरमियान में भी जो फैसला है पार्टी का सिर्फ सरबराह नहीं करता है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करके फिर उनको अख्तियार देती है। तो ये पार्टियां जब भी वक्त आएगा, ये तो देखे ना 2/3 पहले चाहिए आपको, पार्लियामेंट की अददी जो है बर्सरी चाहिए। 2/3 के जरिए से आप अगर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे तो उनको इम्पीच करेंगे। अभी तो वो नौबत ही नहीं आई। आप अभी शादी हुई नहीं है, बच्चों के नाम आप पहले पूछ रहे हैं। लड़ाई तो हो सकती है उसके ऊपर सर, बिल्कुल उसके ऊपर लड़ाई तो हो सकती है और चल भी रही है लड़ाई। उसके लिए लोग लंदन में बैठे हुए हैं। वैसे बात आपने मिसाल बड़ी जबरदस्त दी है कि शादी हुई नहीं है, बच्चों के नाम पहले पूछ रहे हैं। बाकी मैं आप फंडिंग की बात करता चलूं। क्विकली सर, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, क्विकली प्लीज। फंडिंग में ये तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी सर। इस पार्टी को जिस तरह से सहूनी कुव्वतों ने इसको मारदे वजूद में लाई है, वो फॉरेन फंडिंग से 7 साल से ये भाग रहे हैं। और किसी पार्टी का ये प्रोहिबिटेड फंडिंग किसी पार्टी की नहीं है, सिर्फ ये तुर्रा इम्तियाज पीटीआई को है और ये इसीलिए भाग रहे हैं। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। मैं जरा दानियाल साहब से ना एक आखिरी कमेंट ले लूं। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम सर। दानियाल चौधरी साहब, इलेक्शन 2023 में ही होंगे? आखिरी कमेंट सर, मैं जी सर फॉरेन फंडिंग के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा। प्लीज सर, इलेक्शन इंशाल्लाह अपने जब हुकूमत इनका इलाज कर लेगी, ये और जो इन्होंने हाल किया मुल्क का, इनका इलाज हम ठीक करेंगे तो तब इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक चीज़ के ऊपर कमेंट करूं कि फॉरेन फंडिंग में अगर हम लोगों के नाम लेने शुरू करें ना, कि जो पाकिस्तान जिनको एक गालियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान के जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन रहे, पाकिस्तान के वजूद आने
तक, यू नो, द फॉर्मेशन ऑफ कंट्री, उस वहां से फंडिंग इनको होती नहीं है। इनको ऐसे ऐसे लोगों ममालिक से फंडिंग होती नहीं है कि आपका मतलब आप अगर उनके नाम देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसलिए इनकी चीखें निकली हुई हैं, इसलिए डर के भाग रहे हैं कि आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे जहां से निकलेंगे इंशाल्लाह वहां से आपको, जहां से आप काटेंगे, वो कहते हैं जिधर कप्पो वहां से लाल नहीं नजर आएंगे, कि आप जहां से इनको काटेंगे ये लाल नजर आएंगे। कि वो फॉरेन फंडिंग हो, वो मालम जबा हो, वो मेट्रो हो, वो कोई और इनका अपने परवेज खटक साहब हो, जहां से आप पकड़ेंगे इंशाल्लाह आपके लाल नजर आएंगे। लेट द टाइम कम एंड द कोर्ट्स डिसाइड। ये हम प्रीमेच्योर बातें नहीं करेंगे, खोसा साहब भी वकील है, मैं भी वकील हूं, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे और चीजें आपको सामने नजर आएंगी कि इन्होंने क्या क्या इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, इन्होंने क्या क्या लोगों के साथ झूठ बोले हैं, क्या क्या लोगों के साथ धोखे दिए हैं, और आज पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाने वाले ये हाल क्यों हुआ है कि हम अपनी अफवाज की तनख्वाहें तक जो हैं वो हम बोरोड मनी से, वो हम कर्ज लेके उनसे अपनी तनख्वाहें देने अपने इदारों की। जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मुझे आप टोकना पड़ रहा है, माजरत के साथ बड़ी डिटेल में आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ खोसा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपने वक्त निकाला और बड़े नेक ऑफ द आवर आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का, बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आने वाले चंद दिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए बड़े हैपनिंग होंगे, क्योंकि अब दमादम मस्त कलंदर दोनों तरफ से किया जा चुका है, और ये अगर डेडलॉक किसी तौर ख़त्म नहीं होता तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हैपनिंग होंगी। आज के नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।